यानी यहाँ ऐसे जैसे आप लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हो, तो क्या बोलोगे? As language is a medium by which communicate with each other. We also say language is a means of communicating thoughts, medium of sharing feelings, expressions, etc. यानी भाषा एक ऐसे भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं या अपने थॉट्स को व्यक्त कर पाते हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है। अब एक चीज आपने गौर किया होगा कि हर वर्ड जो इंग्लिश का है वह किसी न किसी लैटिन या ग्रीक वर्ड से उसकी उत्पत्ति होती है। तो लैंग्वेज की उत्पत्ति किससे हुई है? Language is derived from a Latin word lingua, L-I-N-G-U-A, lingua और lingui, L-I-N-G-U-E। कहीं लिंगुआ लिखा होता है, कहीं लिंग्वी लिखा होता है, दोनों ही सही है। यानी लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड लिंगुआ और लिंग्वी मीन्स प्रोड्यूस्ड विद द टंग, जो टंग की सहायता से बोला जाता है या जो टंग से जिसकी उत्पत्ति होती है, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन वर्ड लिंगुआ से। तो इस तरह लैंग्वेज के और भी बहुत सारे डिफिनीशंस हैं, अलग अलग लिंग्विस्ट के द्वारा दी गई है। जैसे आपको जो ये सबसे इजी है, ऐसे ब्लॉक एंड ट्रैगर हैं, अकॉर्डिंग टू एलन है, अकॉर्डिंग टू ओ जेस पर्सन है, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर है। यानी ये सब सभी ने कोई ना कोई एक डिफिनेशन इसकी दी हुई है। जैसे अकॉर्डिंग टू ब्लॉक एंड ट्रैगर, BLOCK, ब्लॉक एंड TRAGER, ट्रैगर। अकॉर्डिंग टू ब्लॉक एंड ट्रैगर, a language is a system of arbitrary. A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group operates. फिर से सुन लो। A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group operates. यानी एक लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का, जिसके द्वारा हम बाय मीन्स ऑफ, एक फ्रेज है बाय मीन्स ऑफ, मीन्स होता है जिसके द्वारा हम एक सोशल ग्रुप को ऑपरेट करते हैं या सोशल ग्रुप में हिस्सा लेते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब इसमें एक चीज आपने देखा होगा, लिखा लैंग्वेज इज ए आर्बिट सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी होता है। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी क्यों होता है? क्यों कहते हैं कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी? आर्बिट्रेरी मीन्स जिसका कोई खास अर्थ ना हो, या नॉट सीमिंग इज टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और एनी लॉजिक। कहते हैं कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी इन द सेंस that there is no inherent relation between the words of a language and their meanings. यानी कोई inherent इसमें संबंध नहीं है, इनहेरेंट रिलेशन नहीं है कि हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं और उसका जो अर्थ है। जैसे आपका नाम है प्रियंका, क्यों है? प्रियंका है या पूजा है, क्यों है? इसे किसी ने आपको एक नाम दिया तो आपका नाम प्रियंका है या पूजा है या दीक्षा है। इसी तरह हमने किसी भी थिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक नाम दे दिया, ए पेन है, ए पेंसिल है। लेकिन वही जो पेन और पेंसिल को हिंदी में हम पेन को क्या बोलते हैं? कलम है। उसी पेन को फिर किसी फ्रेंच में कुछ और बोलते हैं, स्पेन में कुछ और बोलते हैं, रशियन में रुचिका बोलते हैं। तो इस तरह क्या है कि हर जो भाषा है उसमें उसके लिए अलग अलग नाम से उसे बुलाते हैं। एक नाम कहीं भी एक ही नाम से उसे नहीं बुलाते। इसलिए कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है? आर्बिट्रेरी है।
इसलिए कहते हैं कि देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग्स ऑफ द आइडियाज कन्वेड बाय देम। आप इसे लिख भी सकते हो या कहीं ठीक से एक बार और सुन लो कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी इन द सेंस दैट देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन। इनहेरेंट रिलेशन में कोई उसका हिस्ट्री नहीं है, उस बस हम लोग इसको क्यों बुलाते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से इसे पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं कि इसको पेन कहते हैं, इसको कलम कहते हैं, इसको सेब कहते हैं, इसको कोई अगर 4 पैरों वाला जानवर है, एक कुत्ता है या कैट है, इंग्लिश में कैट बोलते हैं तो हिंदी में बिल्ली बोलते हैं, लेकिन क्या है हम एक सिंबल बना लेते हैं कि ये, या एक लेबलिंग कर लेते हैं कि इसको ये कहना है, इसको ये कहना है, इसको वो कहना है, और इसे हम बचपन से जैसा सिखाते हैं जिस भाषा में, उसी भाषा को उसी वर्ड्स को सीखते हैं। ये कहीं भी जनरलाइज नहीं होता कि हर भाषा में इसको यही कहेंगे, इसीलिए इसको आर्बिट्रेरी कहते हैं। कहते हैं द चॉइस ऑफ ए वर्ड सेलेक्टेड टू मीन अ पर्टिकुलर थिंग और आइडिया इज प्योरली आर्बिट्रेरी, but once a word is selected for a particular thing, it comes to stay as such. एक वर्ड के लिए हमने एक किसी भी थिंग के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए जो नाम दे दिया, उसे ही हम उसी नाम से पुकारते आते हैं। जैसे गाय है, किसी जमाने में किसी ने उसको गाय कहा होगा, तब से हम आज तक उसको हिंदी में गाय ही कहते आ रहे हैं और इंग्लिश में काऊ कहते हैं। इसलिए कहते हैं कोई लैंग्वेज हमेशा आर्बिट्रेरी होता है, ये इसका एक कैरेक्टर है। तो इस तरह हमने एक डिफिनेशन देख ली कि लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ए मीडियम फॉर थॉट एंड मेथड ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारे हैं, हमने आपको अभी एक बताया कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं या कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में बताते हैं आपको, पहले आप ये देखो लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं तो लैंग्वेज एज स्किल कह रहे हैं कि लैंग्वेज इज इसेंशियली ए स्किल। हम जब कुछ सीखते हैं तो उसको, वैसे तो हम लर्न करते हैं, लेकिन भाषा क्या है, भाषा स्किल है। जैसे आप अदर स्किल सीखते हो, कार ड्राइव करना, साइकिल चलाना, इसी तरह यह भी एक स्किल है, इसीलिए इसको साइकोमोटर डोमेन में रखा गया है। इट इज नॉट ए कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट। कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट का जो जैसे साइंस हो गया, सोशल स्टडीज हो गई, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, ये सब है, इसी तरह लैंग्वेज क्या है, कंटेंट बेस्ड नहीं होता है। Since language is a skill, it naturally comes under psychomotor domain. साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन में वैसी चीजें आती हैं जो हम हाथ या ब्रेन दोनों का यूज करके सीखते हैं। यानी जैसे आपका हो गया साइकिल चलाना, आप बॉल फेंकना, या आप स्विमिंग सीखते हो, ये सब क्या है, ये सब साइकोमोटर डोमेन में आता है। तो साइकोमोटर स्किल्स किसको कहते हैं, साइकोमोटर स्किल्स इंक्लूड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टास्क सच एज ड्राइविंग ए कार, ऑपरेटिंग ए मशीन, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और टाइपिंग। आप जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ोगे ना तो उसमें 3 डोमेन पढ़ाए जाते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 है, एक कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन और तीसरा साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक विकास, और अफेक्टिव भावात्मक हो गया, और साइकोमोटर इसमें आता है स्वचालित या जो भी हैंड और ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन उसमें हैंड और आई का भी कोऑर्डिनेशन होता है, तो उसको साइकोमोटर में डाला गया है। उसमें डांस सीखना भी हो सकता है, पियानो बजाना हो सकता है, मतलब कुछ भी जो आप इस तरह की स्किल, इस तरह की चीजें सीखते हो, इस तरह की स्किल गेन करते हो, वो साइकोमोटर में आता है। तो और जो ज्ञान प्राप्त करते हो आप, जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, वो सब आपको कॉग्निटिव में जाता है, वो संज्ञानात्मक विकास होता है।
तो यहाँ कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, कौन से स्किल है, तो ये किस में जाएगा, साइकोमोटर डोमेन में। हाँ, तो इसमें इसलिए हमने कहा कि इट इट इज ए स्किल, इट नेचुरली कम्स अंडर साइकोमोटर डोमेन। ए स्किल मे बी कॉल्ड द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। यानी जब आप कोई स्किल गेन करते हो तो क्या आप उसे अच्छी तरह सीख जाते हो। यानी आप स्विमिंग सीखोगे तो उसमें अगर आपने निपुणता प्राप्त कर ली, आप स्विमिंग में निपुण हो गए यानी उसमें एक्सपर्ट हो गए, तो आप एक स्किल गेन कर लो। आजकल क्या कहते हैं कि जिसके पास स्किल इंडिया, जब सुन रहे हो ना, स्किल इंडिया में क्या है, आप जिस चीज में दक्षता प्राप्त कर लेते हो तो आप उस काम को करने में कॉन्फिडेंस आता है आपको, और आप वो उसमें आगे तक जा सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि लैंग्वेज जैसी स्किल है, और इसको कंटेंट बेस्ड नहीं है। यानी दो तीन बातें आ गई कि इट इज ए स्किल, इट इज नॉट ए कंटेंट बेस्ड, इट कम्स अंडर साइकोमोटर डोमेन, और स्किल में बी कॉल्ड द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। अब कहते हैं कि स्किल व्हिच पीपल परफॉर्म after acquiring them. Knowing about these things is an intellectual exercise. Cognition and using or doing them is a skill, that is action. अब कहते हैं लैंग्वेज क्या है, कॉम्प्लेक्स स्किल है, सिंपल स्किल नहीं है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्किल इन्वॉल्विंग 4 सब स्किल्स, which उसमें कौन कौन से आते हैं 4 स्किल्स में, लिसनिंग, हाँ ये चारों आप जानते हो, लिसनिंग, राइटिंग, ठीक है। अब इसको भी दो इसमें रखा गया है, दो चीजों के अंडर में। एक, दो टाइप के स्किल होते हैं, चारों को दो में डिवाइड किया गया है। इनपुट और आउटपुट तो है ही, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव है, वो नहीं देखा। कहते हैं कि skills relate to different aspects of using language, such as listening, reading, writing, or speaking. Skills are our ability to do these things. They are usually divided into two types, receptive and productive. RECPTIV जानते होगे, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। अब कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स आर दोज यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग और लिसनिंग। रिसेप्टिव स्किल्स में कौन कौन आते हैं, रीडिंग और लिसनिंग। प्रोडक्टिव स्किल्स इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज, स्पीकिंग और राइटिंग। यानी दो तरह के इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। रिसेप्टिव में इन्होंने, अब जैसे इनपुट और आउटपुट की बात करते हो तो इनपुट में क्या है, हाँ, और आउटपुट में, ठीक है, और कुछ बताओ। जैसे आप इसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या इसको ऐसे करोगे ना, तो बीच में जैसे आपने लैंग्वेज स्किल्स पीपीटी बनाना चाहो तो बना सकते हो। जैसे आपने बीच में लैंग्वेज स्किल्स लिखी तो ऊपर क्या लिखोगे, अगर आपने टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में प्रेजेंट करना चाहा तो लैंग्वेज स्किल्स लिखोगे, उसके ऊपर क्या लिखोगे, यानी चार उसमें होंगे ना, बीच में अगर आप कोई चीज लिखते हो तो उसके ऊपर नीचे और दाएं बाएं होगा ना। सबसे ऊपर उसमें ऊपर लिखोगे लिसनिंग,
हाँ, और नीचे लिखोगे रीडिंग। हाँ, लिसनिंग और नीचे रीडिंग, और उसके लेफ्ट में लिखोगे राइटिंग और राइट में स्पीकिंग। एक जिसने भी बताया होगा उसने ऐसे ही बताया है। इसी तरह कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स, इसको आप संक्षेप में क्या बोल सकते हो? सबका फर्स्ट अल्फाबेट ले लो। लिसनिंग का एल, स्पीकिंग का एस, रीडिंग का आर, और राइटिंग का डब्ल्यू। हाँ, LSRW। इसी इसी क्रम में हम सीखते हैं ना, LSRW। सबसे पहले हम सुनते हैं। बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सुनता है, फिर बोलता है स्पीकिंग, फिर वह पढ़ता है, और सबसे लास्ट में लिखता है। तो इसी सीक्वेंस में हम LSRW आप कह सकते हो संक्षेप में, लिसनिंग ये लैंग्वेज स्किल्स में। इस तरह प्रोडक्टिव स्किल्स हो गए आपको स्पीकिंग और राइटिंग, और रिसेप्टिव स्किल्स हो गए, यानी रिसेप्टिव स्किल्स पैसिव स्किल्स होते हैं, और जो प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं ना वो एक्टिव स्किल्स होते हैं। तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक्टिव स्किल्स में जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो ये क्या है? हम एक्शन में होते हैं। और जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं उस समय वो क्या है? वो पैसिव स्किल्स है। तो जो पैसिव स्किल्स है उसको रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं, यानी वो आप पैसिव बोलो या रिसेप्टिव बोलो। और जो एक्टिव स्किल्स है उसको प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। तो आप इजी में आप बोल सकते हो एक्टिव स्किल्स, पैसिव स्किल्स, और एक्टिव को और क्या बोलते हैं लैंग्वेज में? तो प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव। इस तरह कहते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग आर कॉल्ड प्रोडक्टिव स्किल्स बिकॉज while using these skills a learner user is not only active but also produces sounds in speaking and symbols letters in writing। है कि नहीं? आप बताओ, फिर से सुनो कि रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर कॉल्ड प्रोडक्टिव स्किल्स। क्यों? क्योंकि बिकॉज while using these skills a learner या यूजर, जब इस स्किल्स को कोई लर्नर या यूजर सीखता है या यूज करता है तो वह एक्टिव तो होता ही है, ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड्स। क्योंकि जब वो बोलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। और जब लिखता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? वो सिंबल्स, यानी लेटर्स। लिखने में लेटर्स। On the other hand, listening and reading are considered receptive or passive skills because here a learner is generally passive and receives information either through listening or reading। इसमें क्या कहा हमने आपको कि प्रोडक्टिव स्किल्स क्यों कहा जाता है स्पीकिंग एंड राइटिंग को? बिकॉज here, the learner is not only active but also produces sounds in speaking and symbols in writing. But listening and reading are considered passive because here learner is passive or get information either through listening or reading। वह इंफॉर्मेशन तो प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है, लेकिन वह पैसिव है। और किसके थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है? तो वह सुनकर या फिर पढ़कर। तो इस तरह ये हो गया आपको। इसको और भी अलग रूप में भी बोलते हैं, कुछ और भी नाम है इसका। जैसे रिसेप्टिव को में हमने लिसनिंग कहा, और इसको ओरल भी बोलते हैं। रिसेप्टिव में लिसनिंग और ओरल और रिटन दो भागों में बांट दिया। मान लो इसको, जैसे हमने रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव बांटा था ना,
इसी तरह मान लो ओरल और रिटन कर दिया, तो क्या होगा, ओरल में आ जाएगा लिसनिंग और स्पीकिंग, और रिटन में आएगा रीडिंग और राइटिंग। इसको अलग अलग लिंग्विस्ट ने अलग अलग नाम दे दिया है, चारों वही हैं, लेकिन किसी ने इसको रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव में बांट दिया, किसी ने ओरल और रिटन में बांट दिया, इस तरह। तो इसमें क्या है, इसकी भी आप टेबल बना सकते हो कि दिस टेबल गिव्स अ बेटर आइडिया ऑफ दिस स्किल्स। जैसे आप एक 3 कॉलम बनाओ, लैंग्वेज स्किल्स, ओरल और रिटन, ऐसे 3 कॉलम बनाओगे। तो लैंग्वेज स्किल्स में आप लिखो रिसेप्टिव, और उसके साथ जो ओरल लिखा है उसमें लिखो आप लिसनिंग, और रिटन में लिखोगे रीडिंग। यानी आपने अगर 3 कॉलम बनाए, 3 कॉलम में पहले कॉलम के ऊपर लिखो लैंग्वेज स्किल्स, दूसरे कॉलम के ऊपर लिखो ओरल, और तीसरे कॉलम में रिटन। फिर आप लैंग्वेज स्किल्स में लिखो रिसेप्टिव, उसके सामने लिखोगे ओरल में लिसनिंग, और रिटन में रीडिंग। फिर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स में दूसरा जो कॉलम है उसमें आप लिखोगे प्रोडक्टिव, और ओरल के सामने आप लिखोगे स्पीकिंग, और रिटन में राइटिंग। उसी को इस तरह कॉलम में लिखने पे आपको समझ में आएगा, या आप संक्षेप में लिख पाओगे। फिर इसी सेम आइडिया को हम एक फ्लो चार्ट के अनुसार भी समझ सकते हैं। जैसे इसमें लैंग्वेज स्किल्स में एक ओरल ओरल स्किल्स कर दिया, ओरल AURAL, ओरल ओरल, ओरल जो मुंह से बोलते हैं, ओरल ओरल स्किल्स, और इसे बांट दिया लिसनिंग और स्पीकिंग में। एक ही चीज को आप कई तरह से बांट सकते हो। जैसे किसी और लिंग्विस्ट ने लैंग्वेज स्किल्स को पहले 2 पार्ट्स में बांटा, नाम क्या दिया उन्होंने, ओरल ओरल स्किल्स और ग्राफिक मोटर स्किल्स। नाम सिर्फ अलग अलग है, चीजें वही चारों हैं। लैंग्वेज स्किल्स, ओरल ओरल स्किल्स, AURAL बीच में हाइफन है, ओरल ओरल स्किल्स। और दूसरा है ग्राफिक GRAPHIC, ग्राफिक हाइफन MOTOR, मोटर स्किल्स। फिर इन्होंने ओरल ओरल स्किल्स में, क्योंकि ये नाम से ये स्पष्ट हो रहा है ओरल है यानी बोलना, मौखिक, इसमें इन्होंने दिया लिसनिंग और स्पीकिंग। इसको 2 भाग में बांटा, ओरल ओरल स्किल्स को लिसनिंग और स्पीकिंग में, यानी इसमें लिखने का कहीं काम नहीं है। तो ओरल ओरल स्किल्स में क्या हुआ, लिसनिंग और स्पीकिंग। इसी तरह ग्राफिक मोटर स्किल्स में आ जाएगा, जो 2 बच गए, कौन 2 बच गए, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी जिसमें मोटर आ गया ना, आप समझ जाओ उसमें कुछ हैंड ब्रेन का तो काम है ही, और हैंड का भी थोड़ा बहुत है, हैंड का और ब्रेन का दोनों का काम है। और इसमें क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग में, इसमें ब्रेन का काम है, हैंड का कोई खास काम इसमें है क्या, लिसनिंग और स्पीकिंग में हैंड का कोई काम नहीं है, लेकिन रीडिंग और इसमें है। तो जब भी आप मोटर यानी स्नायु से संबंधित चीजें जब भी होगी, तो साइको मोटर हो, ग्राफिक मोटर हो, उसमें मोटर लगाते ही हैं। तो इस तरह इनके द्वारा इसको उसी 4 चीज को दो दो पार्ट्स के अंदर रखा गया, ओरल ओरल स्किल्स और ग्राफिक मोटर स्किल्स। तो कितने सारे नाम हमने आपको बता दिए, जो कहीं भी अगर मिले तो आप कंफ्यूज मत हो, या तो रिसेप्टिव स्किल्स हो, प्रोडक्टिव स्किल्स हो, या एक्टिव स्किल्स हो, पैसिव स्किल्स हो, या ओरल ओरल स्किल हो, या फिर ग्राफिक मोटर स्किल्स हो। उसके अंदर क्या आएगा ये आप समझ गए होगे अब, कि एक्टिव स्किल कौन से है और पैसिव स्किल्स कौन से है। पैसिव में हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, एक्टिव में हम प्रोड्यूस करते हैं, वो साउंड हो या
सिंबल हो। इसी तरह ओरल में हम हैंड का यूज नहीं करते, लेकिन ग्राफिक मोटर, ये हम आपको समझने के लिए बताए, ग्राफिक मोटर में हमें हैंड का यूज करना पड़ता है, यानी कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है। और भी है इसके नाम, जैसे लैंग्वेज स्किल्स के ही दो और नाम दिए हुए हैं, प्रॉपर स्किल्स और कैजुअल स्किल्स। प्रॉपर स्किल्स में लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इसने एक बढ़ा दिया है। और कैजुअल स्किल्स में रीडिंग और राइटिंग लिख दिए, बताया इन्होंने। अब दो दो ही करके समझो, तो कैजुअल क्या हो गया इन्होंने, आप कैजुअल और प्रॉपर समझ रहे हो, प्रॉपर स्किल्स और कैजुअल, CASUAL, कैजुअल स्किल्स। तो प्रॉपर स्किल्स में आ गया लिसनिंग और स्पीकिंग, और कैजुअल में आ गया रीडिंग और राइटिंग। दो और नाम मिल गए आपको, कैजुअल, रीडिंग, राइटिंग, प्रॉपर, लिसनिंग और स्पीकिंग। यानी जो आपने 4 स्किल्स को कितने नामों से जाना है, देखो। वैसे आप तो इतना समझ लो कि 4 स्किल्स, LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। एंड द फर्स्ट जो स्किल हम सीखते हैं वो क्या है, लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। क्रम हमारा वही है, सीक्वेंस ये सीखते वैसे ही है। अब बहुत से भाषाविदों ने, बहुत से विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दे दिया है, जो नाम हमने आपको बता दिए। इसमें आप जितने याद रख सको, जितने जान सको, बस आप इतना जान लो कि ये कुछ एक्टिव स्किल्स है, 2 पैसिव स्किल्स है, ये सबसे आसान है इसमें। रिसेप्टिव, प्रोडक्टिव, ऑरियल, ओरल, ये सब जब लैंग्वेज पढ़ते हैं या लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये कहते हैं फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ये पढ़ाऊं या पहले फंक्शंस पढ़ाऊं? फॉर्म्स में है ना, स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज, या कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम जो है, इसमें आपको फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स सारे हैं। ये आज परसों पढ़ाएंगे। आप आज आपको सिर्फ ये बताते हैं कि कितने फंक्शंस होते हैं लैंग्वेज के। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन साइकोलॉजिस्ट्स ने भी अलग से बताए हैं, और जो लिंग्विस्ट्स हैं उन्होंने अलग से बताए हैं, लेकिन हमने सबसे जो इजीएस्ट है वो आपको बता दे रहे हैं कि फंक्शंस इसके लगभग 6 या 7 फंक्शंस हैं। फर्स्ट है द इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, लैंग्वेज के फंक्शन, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, द इंस्ट्रूमेंटल फंक्शंस। इसमें क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, इसलिए कहते हैं कि हियर इट शोज कमांड। जब हमारा हमारा कमांड होता है, जब भाषा उस वैसी भाषा जिसमें हमारा कमांड होता है, या हम किसी से रिक्वेस्ट करते होते हैं, तो हम इसमें इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन या इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, इंस्ट्रूमेंटल लैंग्वेज जो कहो। इसमें जैसे आप किसी को कहते हो, आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो या किसी को कुछ कमांड देते हो, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंटल होगा। इसी तरह रेगुलेटरी फंक्शन है, इसमें कहते हैं कि इसमें जब आप किसी को कंट्रोल करते हो, वो नियम से कंट्रोल करो, यानी इट इज द फंक्शन टू कंट्रोल एनी अदर बाय रूल्स, मेथड्स और एनी टेक्निक्स। जैसे आप किसी को कहते हो यू शुड टेक सम रेस्ट, यानी आप एडवाइस दे रहे हो।
या फिर आप कहते हो पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर, तो ये क्या है, आप एक रूल बना दे रहे हो। उसमें जैसे इंस्ट्रूमेंटल में आप रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल हो गया। लेकिन यहाँ आप कह रहे हो कि यू शुड टेक सम रेस्ट, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो, या फिर किसी को वार्निंग दे रहे हो, तो एक किसके अंतर्गत आता है, रेगुलेटरी फंक्शन के अंतर। यानी इंस्ट्रूमेंटल और रेगुलेटरी में क्या अंतर हो गया, एक में आप कमांड या रिक्वेस्ट दे रहे हो, यानी उसमें आप क्या चाहते हो ये बताते हो, यानी आप दूसरों से कैसा व्यवहार चाहते हो, क्या चाहते हो, उसमें आपका कमांड होता है, आपकी रिक्वेस्ट होती है। वैसी भाषा को उस वो जो कार्य है वह इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन है। और जिसमें आप कंट्रोल करने की बात करते हो, या नियम से हो, किसी सिद्धांत से हो, किसी मेथड से हो, किसी टेक्निक से हो, तो क्या होगा, वह रेगुलेटरी फंक्शन होगा। तो इसमें आप एडवाइस भी है, सजेशन भी है, वार्निंग भी है, जो भी है यूज कर सकते हो। थर्ड फंक्शन है इंटरेक्शन फंक्शन। कहते हैं इट रिफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज इन द इंटरेक्शन बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, यानी जिसमें आप किसी से इंटरेक्ट करते हो खुद दूसरे के साथ। इसमें ग्रीटिंग्स आती है, ग्रीटिंग्स जैसे गुड मॉर्निंग कहते हैं हम लोग, गुड आफ्टरनून कहते हैं, ये क्या है, ग्रीटिंग्स। किसी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, सब क्या है, ग्रीटिंग्स। सिंपैथी भी आता है इसके अंतर्गत, कीप पेशेंस, गॉड विल हेल्प यू, कुछ भी आप कह सकते हो, यानी किसी सिंपैथी भी आता है। ग्रेटिट्यूड, किसी को हम दे रहे हैं, थैंक यू कहते हैं, क्या है, ग्रेटिट्यूड। कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, योर हैंड राइटिंग इज वेरी नाइस, जो भी आपको किसी और भी रूप में कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। तो यानी इंट्रैक्शन फंक्शन के अंतर्गत ये सब सारी चीजें आती हैं, जो ग्रीटिंग्स, सिंपैथी, ग्रेटिट्यूड, कॉम्प्लीमेंट, इस तरह के जो सेंटेंसेज आते हैं, वो जो फंक्शन है वह इंट्रैक्शन फंक्शन है। फोर्थ है द पर्सनल फंक्शन। इसमें इट रिफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स एंड मीनिंग्स। It refers to the use of language to express personal feelings and meanings, यानी आप क्या महसूस करते हो, आपके अपनी पर्सनल फीलिंग्स और मीनिंग्स को ये जिस रूप में आप उसे एक्सप्रेस करना चाहो, वह एक स्पीच भी हो सकता है, पोएम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन है, आपकी मौलिक रचना होगी, यानी पर्सनल फंक्शन है वो। भाषा क्या है, वह पर्सनल फंक्शन के रूप में भी भाषा कार्य करती है। फिफ्थ है द ह्यूरिस्टिक मेथड। मेथड क्या है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ये ह्यूरिस्टिक जब आप मेथड पढ़ोगे तो उसमें एक ह्यूरिस्टिक मेथड है, मुझे भी वही दिमाग में आ गया था। ह्यूरिस्टिक मेथड मीन्स होता है कि टू एक्सप्लोर, ह्यूरिस्टिक मेथड, HEURISTIC, HEURISTIC, द ह्यूरिस्टिक मेथड। मेथड कह रहे हैं, यहाँ तो फंक्शन होगा, हाँ, ये मेथड है। वहाँ जब हम टीचिंग मेथड पढ़ते हैं ना, ह्यूरिस्टिक मेथड वहाँ आता है, वही मेथड मुझे बार बार याद आता है। उसमें कहते हैं कि जब हम किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, खुद से इन्वेस्टिगेट करते हैं और खुद से उस चीज को पहचानने की कोशिश करते हैं, तब वो ह्यूरिस्टिक यूज होता है। यानी ह्यूरिस्टिक मीन्स लर्नर शुड डिस्कवर समथिंग, वह लर्नर को खुद ही एक्सप्लोर करना चाहता है या खुद ही एक्सप्लोर करता है। refers to language as a means of investigating, using language to learn and discover। जब पूरा सेंटेंस फिर से सुन लो, it refers to language as a means of investigating reality, a way of learning about thing and using language to learn and discover। यानी ये कोई भी छोटा बच्चा हो या बड़ा कोई भी हो, अगर वह नई चीज कोई देखता है, पहली बार कोई चीज देखता है, तो उसके मन में उत्सुकता जगती है और उसको जानने की कोशिश करता है, और उस समय वो जिस चीज का
सीखता है, उसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन। उस समय वो जिस भाषा का प्रयोग करता है, भाषा उसके लिए जो वर्क करती है, उस समय कहते हैं उसको ह्यूरिस्टिक फंक्शन। दूसरा नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। यानी ये हो गया वही कि आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे किसी की आत्मकथा हो गई, किसी चीज को आपने देखा जैसे का तैसा उसको प्रेजेंट करना है, या किसी चीज को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आप जो प्रेजेंटेशन करते हो उसके लिए कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। वो आप अपने शब्दों में करते हो, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेशनल कहते हैं। यानी इट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे ए मैसेज व्हिच हैव ए स्पेसिफिक रेफरेंस। किसी खास चीज की, किसी विशेष चीज के बारे में जब आप कुछ बोलते हो, कुछ कन्वे करते हो, कुछ लिखते हो, तो वह रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन होता है। वो कोई पर्सन होता है, पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक लास्ट है इमेजिनेटिव फंक्शन। इमेजिन करना, आप जानते हो कि जो आप कल्पना करते हो, तो कहते हैं कि अगर क्लास में कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा हो या कहीं भी आप कुछ देख रहे हो, उस समय जो आपके मन में इमेजिनेशन चलती है और उसमें जो चीजें आप सोचते हो, उसमें भी भाषा का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसीलिए कहते हैं कि भाषा का एक इमेजिनेटिव फंक्शन भी होता है, क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं वह तो कुछ ना कुछ तो भाषा का ही अंश होता है, उसी में सोचते हैं ना, चाहे हम जिस भाषा में सोचें। तो इसलिए इस तरह कहते हैं कि इसके लगभग हमने आपको 7 फंक्शन बताए। पहला क्या? इंट्रैक्शनल फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, अरे पहला बताया था द इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। हाँ, 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 ठीक, हाँ, 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 बस इतना ही है। और इसमें जो साइकोलॉजिस्ट ने जो फंक्शंस बताए हैं ना, बहुत डिटेल में, पढ़ना चाहो तो ढूंढो और पढ़ो, ठीक है। हमने आपको संक्षेप में बताया अभी थोड़ा थोड़ा। और जो बताने हैं मुझे कुछ चीजें, जैसे फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, उन सब चीजों के बारे में आपको कुछ बताना है। अगर सैटरडे को आपको बता पाए तो बता देंगे। कल तो आपकी छुट्टी है, सभी को ईद मुबारक। ठीक, ओके। और जो बच जाएगा वो फिर जून जून में पढ़ेंगे। ओके, आप परसों के बाद, क्या? हाँ, परसों पढ़ लेंगे। ओके।